हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। बेसिकली ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं बताना भूल गया था, बट वो वाली जो वीडियो क्लास है यानी जो इसकी पहले वाली क्लास है उसमें से मार्च 2020 में क्वेश्चंस बने हुए थे, इसलिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना फिर यहाँ पे आना। ये वाली जो क्लास है एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। मार्च 18 में पूछा गया है, जुलाई 18 में पूछा गया है, मार्च 20 में पूछा गया और मई 2021 में पूछा गया। 4 बार इसमें से क्वेश्चंस बने हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूंगा ताकि पता चले कि शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तो टॉपिक का सिंपल है, फाइनेंशियल डिसीजन। राइट, फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनका एक प्रॉपर डिसीजन लेना होता है। मतलब क्या, वो समझो। ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है ना, वही कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करता है किससे, फाइनेंशियल डिसीजन से। इन द कंटेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। यानी जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंस। नंबर 3, डिसीजन रिलेटिंग टू डिविडेंड। पर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस डिविडेंड ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये थोड़ा सा खराब हो गया था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डिविडेंड। ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ। मैं हिंदी में ही लिखूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो वो भी मुझे बता देना। तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो पॉइंट्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखूं। ठीक है। पहले का हमारा काम क्या होता है किसी भी बिजनेस में, पहले तो पैसे लाना होता है। पैसा लाना, कहीं से भी हमें देखना है, कैपिटल कलेक्ट करना है। कैपिटल का मतलब सिंपल वे में बोल दूं तो मनी। ठीक है। कैपिटल या मनी का कलेक्शन करना है। उसके बाद जब पैसे आ गए हैं तो उस पैसे का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है। अब क्वेश्चन है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कौन से एसेट्स में कितना पैसा लगाना है वो सोचना है। उसके बाद उस एसेट्स में यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। फिर उस अर्निंग का, ध्यान से सुनना, फिर उस अर्निंग का हम लोग क्या करते हैं, वो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पेन चेंज कर देता हूं, ये पेन अटक रहा है बार बार। उसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एज अ, क्लियर है। इट मींस सबसे पहले में फाइनेंस का सोचना था, तो पैसे के बारे में सोचना था कि कहां से कैसे पैसा कलेक्ट करना है, मनी लेकर आना है बिजनेस में। बाद में जब हमारे पास पैसे बहुत सारे आ जाते हैं तो उस पैसे का हमें प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करना आता है। इट मीन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इनटू द एसेट्स। फिर जब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहां से अर्निंग होगी, तो अर्निंग का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है एज अ डिविडेंड। यानी पहले हमें फाइनेंस के बारे में सोचना है, यानी फाइनेंसिंग के बारे में सोचना है। सेकंड में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है एंड थर्ड में डिविडेंड के बारे में सोचना है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग ये ए होना चाहिए था, ये बी होना चाहिए था, ये सी होना चाहिए था। इट मींस कि ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। क्लियर है। अब मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसान हो। तो पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या पढ़ाऊंगा, डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कनेक्टेड विद द एसेट ऑफ अ कंपनी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पे देखो, ये मैंने इसलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना होता है एसेट्स में। इट मींस कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द एसेट ऑफ अ कंपनी, व्हाइल फाइनेंसिंग डिसीजन कनेक्टेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मींस कि कैसे कैसे कैपिटल को कलेक्ट करना, जो मैंने बता दिया कि फाइनेंस यानी मनी यानी इस कैपिटल। राइट, तो वो कैसे कैसे कलेक्ट करना उसके बारे में है। तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, basically is consist 4 types of capital. Number 1, equity shares, only equity shares. Number 2, equity shares and preference shares. Number 3, equity shares and debentures. Number 4, equity shares, preference shares and debentures. मतलब देखो, फर्स्ट में सिर्फ इक्विटी है, सेकंड में थोड़ा सा बड़ा हो गया, इक्विटी और प्रेफरेंस आ गया, फिर प्रेफरेंस को हटा दिया तो थर्ड में आ गया इक्विटी एंड डिवेंचर। उसके बाद फोर्थ में क्या आया कि फोर्थ में इन तीनों का मिक्सचर आ गया। राइट, तो ये दिमाग में रखना है। नंबर 1,
ये पहले मैं साफ सुफ कर देता हूं थोड़ा। Number one, equity. Number two, equity in preference. Number three, equity in debenture. And number four, equity, preference, and debenture. So there are four types of capital we can collect from the market. It means we can say capital structures are divided in four types. Number one, equity. Number two, equity preference. Number three, equity debenture. Number four, equity preference and debenture. Right? Now, capital structure is a mixture of owners, capital, and debt. इट मीन्स, ध्यान से सुनना, इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि ऑनर्स कैपिटल का, इसका मतलब उसके अंदर डेट्स भी आते हैं। डेट्स का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जो मार्केट से तुमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, याद रखना है, जो मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन लिया है अलग अलग तरीकों से, उनका भी इंक्लूजन होता है इसके अंदर। राइट? फाइनेंशियल मैनेजर has to take a decision regarding the portion to be maintained between equity and debt in the capital structure. Now it is the duty of the financial manager, क्या ड्यूटी है उसकी, द पोर्शन टू बी मेंटेन, यानी कितना पोर्शन रखना है, किसका, इक्विटी और डेट का। दिमाग में ये रखना है, ना इक्विटी ज्यादा होना चाहिए ना डेट ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो रिस्क हो जाता है। बैलेंस बिटवीन इक्विटी कैपिटल डेट इज नेसेसरी। इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंस क्या है, इट इज नेसेसरी। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर proportion of equity capital debt is called optimum capital structure। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो पॉइंट एग्जाम में आता है, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसको मैं हॉट रेड हाईलाइट कर देता हूं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस हैविंग अ प्रॉपर, ध्यान से सुनना, इट मींस having a proper proportion of equity capital and debt is known as a optimum capital structure। Optimum capital structure is a less risky and ensures maximum return। ये टू लाइंस जो हैं वो आपको याद रखना है जब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि what is optimum capital structure। So optimum capital means proportion of equity plus debt because it ensures less risky and maximum return। I mean it is a less risky and ensures मैक्सिमम रिटर्न। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपको दो लाइन याद रखना है। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंस। राइट? फाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, पैसे कैसे कलेक्ट करना है। पैसे कलेक्ट करने के चार ऑप्शन है और हमें क्या करना है, हमें बेस्ट वे रखना होता है। रीजन क्या है बेस्ट वे का? बेस्ट वे का रीजन ये, मतलब बेस्ट वे का मतलब ये है कि कैपिटल और डेट को मेंटेन करना है। रीजन क्या है, डेट को और कैपिटल को मेंटेन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट? और उसमें बोला है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मींस कि जो प्रपोर्शन है वो क्या, प्रपोर्शन जो है प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर प्रपोर्शन का मतलब, प्रॉपर प्रपोर्शन का बेनिफिट है लेस रिस्की और मैक्सिमम रिटर्न। राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं अगर फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंस का, इसके लिए एक डिटेल टॉपिक है जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में मतलब नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में, बट अभी शॉर्ट में देख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिस में दो है, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल का मतलब बिजनेस के इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल का मतलब बिजनेस के आउटसाइड के मैटर्स। राइट? तो अगर बात करते हैं इंटरनल्स की, तो इंटरनल का मतलब होता है द टाइप्स और नेचर ऑफ अ बिजनेस, साइज ऑफ अ बिजनेस, growth of a business, financial requirement, nature of assets and requirement, and attitude of directors. These are the internal factors of a business which affects the financial decision. Right? I hope this point is very clear. इंटरनल का मतलब सिंपल सा याद रखना है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो बिजनेस के अंदर का है। अब बिजनेस के अंदर का मतलब बिजनेस का नेचर कैसा है, टाइप कैसा है, साइज कैसा है, ग्रोथ कैसा है। तीन बार, टाइप, साइज, ग्रोथ। उसके बाद बिजनेस में एसेट्स कैसे हैं और डायरेक्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, तो 5 हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी मार्केट का कंडीशन कैसा है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ, ये फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, यानी सिक्योरिटी को इश्यू करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो उनका रेट क्या है, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। यानी सिंपल भाषा में ये कंपनी के बाहर के लोग हैं जो कंपनी के डिसीजन पे इंपैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो फाइनेंशियल डिसीजन को इंपैक्ट करने के दो फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल का मतलब कंपनी के अंदर के बारे में सोचना है और एक्सटर्नल का मतलब कंपनी के बाहर के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास पैसा आ गया है, हमने एन केन प्रकारण करके पैसे इकट्ठा कर लिया है। अब अगला काम होगा हमारा इन्वेस्टमेंट करने का। जो मैंने कहा ना, सेकंड काम हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में देखो क्या है,
लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट ऑफ अ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में देखा था कि बेसिकली जो फाइनेंस डिसीजन होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और एक लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। Financial manager has to take decision regarding the selection of those assets in which capital fund is to be invested in the future. It means यहाँ पे assets के बारे में सोचना है, इसके बारे में सोचना है, एसेट्स के बारे में सोचना है, जो इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। मतलब जब इनिशियल मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तभी मैंने बता दिया कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, एसेट्स में करना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फाइनेंशियल मैनेजर। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अच्छा, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में बन सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज अ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो है वो आने वाली क्लासेस में भी पढ़ोगे, फ्यूचर में भी रीड करोगे। Element of risk is involved in decision relating to investment. Hence, investment decisions should be evaluated in terms of expected return and risk. तो ये लाइन याद रखना है कि investment decision always should be evaluated in terms of expected return and risk. यानी जिस भी एसेट्स में, जिस भी पॉइंट में, जिस भी टॉपिक पे आप पैसे लगा रहे हो, टॉपिक का मतलब यहाँ पे अपना ये जो हम लोग रीड कर रहे हो उस टॉपिक की बात नहीं कर रहे, मतलब कौन से एसेट्स पे लगा रहे हो उस पे डिपेंड करता है, प्लस उसमें कितना रिटर्न मिलने वाला है और उस पे कितना रिस्क होगा, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। वेरियस मेथड ऑफ capital budgeting are being used, such as a payback method, rate of return method, discounted cash flow method for taking investment decisions when there is a more than one alternative with financial manager for the investment of finance। एक सिंपल वे में मैं बता दूं, देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब एक चीज होती है ना हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब अपने पास सिर्फ एक वे है, एक रास्ता है, तो हम चुपचाप आंख बंद करके उस पर चल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब अपने पास चार अलग अलग रास्ते होते हैं ना, तो हमें वहां पे सोचना पड़ता है, राइट। अब सोचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। अगर ऑप्शंस है तो उस ऑप्शंस के बारे में सोचने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मेथड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो कैपिटल बजटिंग का काम होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वेरियस मेथड्स। और उस मेथड्स का नाम क्या है, पे बैक पीरियड मेथड, सॉरी पे बैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड अदर मेथड। बेसिकली ये तीन मेथड फिक्स है। नंबर 1 पे बैक, नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर 3 डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये जो सारे मेथड्स के बारे में ना, ये आप लोग कॉलेज में रीड करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत टॉपिक होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी इन टॉपिक्स के बारे में अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनके बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। बट अभी नाम याद रखना है, पे बैक, रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। नंबर 1 टोटल नीड ऑफ कैपिटल, सॉरी नीड ऑफ टोटल कैपिटल। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, सॉरी एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल इन द फ्यूचर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो नंबर 1 है नीड ऑफ कैपिटल, यानी कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है, यानी कितना पैसा, पैसे के बारे में सोच लिया, अब कितना रिटर्न, यानी कि एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से रिटर्न का मतलब यहां पे कितना पैसा मिलेगा, ध्यान से सुनना, ये कैश में है, हाँ, और ये परसेंटेज में है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, अब कितना रिस्क है, कितना रिस्क है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इट मींस कि एक बार हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, जिस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है और कितना हम लोग यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट वन इज अ कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल रेशनिंग का मतलब चेंज की बात हो रही है, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। ये टोटल 9 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। सो पहले कितना पैसा है, कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना कैश मिलने वाला है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, फिर जो हमने पैसा लगाया उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि पैसों को बचा के रखना ना, सारे पैसे थोड़ी कहीं पे रख देना,
जैसे अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए दिया गया और आपको बोला गया कि चलो ठीक है आप एक काम कर लो, बाइक परचेस कर लो, तो एक थोड़ी कि कैश में पूरा परचेस कर लोगे, पूरा का पूरा अगर 1 लाख रुपए की एक बाइक ले लोगे तो इसका मतलब बाद में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हमें डिसीजन लेने का भाई कि अभी राइट नाउ 1 लाख रुपीज है हमारे पास, पूरे के पूरे नहीं वेस्ट करने हैं, यानी पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक काम करते हैं 70-80 थाउजेंड की बाइक ले लेते हैं, या चलो 1 लाख की बाइक लेनी है तो 50,000 दे देते हैं, उसको बोलते हैं बाकी 50 को हम धीरे धीरे करके देंगे, यानी इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे। तो बाकी का जो 50,000 होगा उसको बचा के रखना है ना, ताकि पेट्रोल भरवा सको। पूरा 1 लाख रुपए का बाइक ले लिया, पेट्रोल कैसे भरवाओगे, फिर जाके पेट्रोल टंकी पे बैठोगे भैया पेट्रोल दे दो पेट्रोल दो, ऐसा तो होगा नहीं ना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, फिर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रेसनिंग और अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन अ फ्यूचर। क्लियर है? दीज आर 9 पॉइंट्स व्हिच शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग। क्लियर है? नाउ 2 पॉइंट्स कवर हो गए। नंबर 1 पैसे मिल गए, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अर्निंग होता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, यानी कि जब अर्निंग हुआ है तो उस अर्निंग को कैसे हम इन्वेस्टमेंट अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कंपनी, sorry, dividend is a part of profit of a company which is distributed among its shareholder। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछता है कोई कि डिविडेंड क्या होता है। सो डिविडेंड याद रखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, लेकिन सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलना है, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, ये आपको 1 मार्क्स में पूछते हैं। नाउ डिविडेंड इज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी जिन जिन लोगों से पैसे मांगे हो ना उनको जब रिटर्न देना होता है दैट इज नोन एज अ डिविडेंड, यानी जो उनको रिटर्न करना है वो डिविडेंड है। एज पर द कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, चेक और पेड अप कैपिटल ऑफ अ शेयर। तो ये अंडरलाइन कर लेना, ये भी मैं हॉट रेड में कर देता हूं जिससे पता रहे आपको कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एज पर कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, चेक और ऑन पेड चेक ऑन पेड अप कैपिटल ऑफ अ शेयर। याद रखना है कैसे दे सकते हो, कैश और चेक में। क्लियर है? फाइनेंशियल मैनेजर has to be decided what part of profit should be distributed as a dividend and what part of profit should be retained in a business। देखो ये सारा डिसीजन लेने का काम किसका, फाइनेंस मैनेजर का, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है यानी रिटेन करना है। राइट? रिटेन अर्निंग इन बिजनेस इज सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू शेयर ऑफ अ कंपनी। अगर प्रॉपर वे में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और बिजनेस में पैसे नहीं होगा तो एक्सपांड कैसे करोगे। इट मींस कि ये दोनों डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई बहुत सोचना पड़ता है। If a major portion of profit is distributed as a dividend, it decreases the plowing back of a profit. On the other hand, if a major portion profit is reinvested, then less amount is left for a dividend। मतलब क्या बोला है, अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो अपने पास बचेगा नहीं, और अगर अपने पास ज्यादा बचा लिया तो मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट के लिए, मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना उसके लिए बचेगा नहीं, यानी दोनों ही प्रॉब्लम है। नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड। अब कौन से टॉपिक है, कौन से पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, इसको आपको एक बार सिर्फ रीड कर लें, इसको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। नंबर 1 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, estimation of income in the future, rate of dividend paid by company in the past year, यानी past में कैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, नीड ऑफ प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है कंपनी में, प्लॉविंग बैक का मतलब वापस रोक के रखना होता है, फाइनेंशियल कंडीशन इन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी प्रेजेंट राइट नाउ, कितने पैसे की जरूरत है, रेशियो ऑफ रिजर्व विद कंपनी, कितना रिजर्व रखना है उसके बारे में, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी का, एटीट्यूड क्या है डायरेक्टर्स का, मार्केट में टैक्सेशन पॉलिसीज क्या चल रही है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, शेयर होल्डर्स की उम्मीदें कितनी है, कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी, कंपनी ज्यादा ग्रोथ कराए कि कम ग्रोथ कराए, एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सो दीज आर 14 पॉइंट्स व्हिच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? ये पॉइंट्स में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ एक बार रीड करना है और आपको जो मैंने वर्ड यूज किया बस उसको दिमाग में रखना है। ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम था फाइनेंशियल डिसीजन। बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन में 3 बातें थी, पहला फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग है, तीसरा था डिविडेंड यानी FID। क्लियर है? सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, वो जो है ना एक बूस्टर की तरह काम करता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं। देखो लाइक
कम होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट आता है तो उससे पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई डांस का वीडियो तो है नहीं कि कमेंट करके ही जाओगे। ये स्टडी का वीडियो है, तो अगर अच्छा लगेगा तभी कमेंट करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं कमेंट करोगे। दैट्स व्हाई वो पॉजिटिविटी आता है, राइट। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।